वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं मोल कंसेप्ट की न्यू वीडियो को लेके, और आज की वीडियो में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? इंटर कन्वर्जन्स। मतलब किस चीज़ का इंटर कन्वर्जन होगा? मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस पढ़ने से पहले और करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे तुम लोग को बतानी है। अगर वो बात जान जाओगे तो उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। जब भी तुम केमिस्ट्री की बुक उठा के देखते होगे या केमिस्ट्री जब पढ़ने बैठते होगे तो सबसे पहले जो दिमाग में या सबसे ज़्यादा जिससे मत्थापच्ची करनी पड़ती है वो सामने क्या चीज़ आती है? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कुछ रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से कुछ नया चीज़ बनता है, और उस नए चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब अगर तुम्हें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है ब्रीफली, तो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। ये बात समझ आई? अब देखो, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आई थिंक अभी जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको ये बात पता होगी, क्योंकि क्लास 11 तक बच्चे को पता चल जाता है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलेज। मतलब फॉर्मूले के थ्रू आप चीज़ों को बहुत ईजिली और छोटा करके लिख देते हो, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है हम क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला लिखते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मूला रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला टू फॉर्म अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला। समझ आए? तो आप केमिकल इक्वेशन में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो यहां तक तो हर बच्चे को ये लाइन समझ आ जाएगी। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। बट उसके आगे यहाँ पे एक लाइन आ गया है, इन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। अब प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देना, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर है तो डोंट माइंड, ठीक है। तो इन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो, अब ये थोड़ा झोलमाल आ गया है, और यही झोलमाल अगर समझ आया ना तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अब हमें ये समझना है। तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अब समझो ये क्या होता है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब अभी भी बच्चे बोलेंगे मैम नहीं समझ आया, ये अभी भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो मतलब क्या है? देखो, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ये बताता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने हैं। नहीं समझ आया? सुनो, जैसे यहाँ पे जिंक है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnCl2 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम मोल्स के टर्म में आंसर करेंगे, क्या बोलेंगे? और मतलब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कितना मोल्स, कितने मोल्स किसके साथ कितना रिएक्ट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बनाए। तो देखो, हमेशा जो रिएक्टेंट है उसके आगे देखो क्या कोई नंबर लिखा है? तो यहाँ पे देखो जिंक के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1 हम लेके चलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl टू फॉर्म, क्या यहाँ कुछ लिखा है? नहीं ना। टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस के 1 मोल। समझ आया? तो मतलब यहाँ पे आप स्टोक्योमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? मोल्स के टर्म में आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब हम स्टोक्योमेट्रिक या इंटर कन्वर्जन के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन गलत है या उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ चीज, तो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत आएंगे, ये श्योर है ना। तो हमें मेन ध्यान देना है केमिकल इक्वेशन के ऊपर, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल इक्वेशन? सबसे पहला, इट शुड रिफ्लेक्ट रियल केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो इट रिफ्लेक्ट रियल रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन यहाँ लिखा है मैंने, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि कोई नॉट फिजिबल ना होने वाले रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे। अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखा है दैट मीन्स वो रिएक्शन फिजिबल है, होता है। समझ आया ये बात? अब दूसरी बात क्या है? इट शुड बी मॉलिक्यूलर
केमिकल इक्वेशन शुड बी मॉलिक्यूलर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये समझ सकते हो कि एलिमेंट्री गैसेस होते हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट्री गैसेस। तो इनको अगर तुम केमिकल इक्वेशन में लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है। मतलब हाइड्रोजन को H2, नाइट्रोजन को N2, Cl, क्लोरीन को Cl2। समझ आया? ये सेकंड पॉइंट ये बता रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोकियोमेट्रिक में इंटरकन्वर्जन, मतलब इंटरकन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस अगर मोल्स के करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ आया? इतनी बात आई होप क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उससे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। तो देखो, दो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होते हैं केमिकल इक्वेशन से, वन इज क्वालिटेटिव, अदर इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ये बताता है कि विच रिएक्टेंट एंड विच प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। क्वांटिटेटिव ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में टू फॉर्म कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब पहला वो हमें जानकारी देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। मतलब ये है कि अगर एक रिएक्शन लिखा है N2+3H2 gives 2NH3, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को देख के हमें ये भी पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। समझ आया? आई होप ये क्लियर होगा। देन सेकेंड ये भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट के टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब मोल्स के टर्म में भी ये चीजें बताता है। मतलब इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ आया? तो क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। थर्ड रिलेटिव मासेस के बारे में भी बताता है और रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में भी बताता है। बट वो बताने के लिए हमें यहाँ पे स्पेस को खाली करना पड़ेगा। तो आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अगर बातें क्लियर है तो इसे कॉपी कर लो ताकि बाद में चीज़ें थोड़ी सी याद रहे। ठीक है? तो अब ये दो चीज़ तुम लोग को मैंने समझा दी ना, मतलब ये 2 पॉइंट्स मैंने समझा दिए ना। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें रिलेटिव मासेस भी पता चलता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। अब कैसे, देखो, सबसे पहले जिस बच्चे ने मेरा वीडियो 4, वीडियो 5, वीडियो 6 जो भी बना है, अगर वो देखा होगा वीडियो 4 से, तो उन्हें ये सब बातें समझ आ जाएंगी। मैंने क्या बताया था, एक बात बताओ, हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन को जब देखते हैं ना तो हमें यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। हमें ये मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताता है कि मतलब इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये बताता है। फिर मोल्स के रिस्पेक्ट में भी बताता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, है ना। तो अब एक बात बताओ, मैंने अपने वीडियो में ये चीज बताई है कि मास ऑफ 1 मोल हमेशा किसके बराबर होता है। मतलब अगर तुमने नहीं देखा तो मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मान लो मैंने ये बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मुझे ये बताओ। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक एटम का कितना मास होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि मास ऑफ 1 एटम, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख लो। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा किसके बराबर होता है, क्या करो, उसका मास नंबर लिखो इनटू क्या लिख दो, नंबर मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना, या ग्राम, जिसमें भी लिखना है लिख लो। ठीक है, तो ये होता है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास। तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा बताओ, 1 मोल का क्या होगा, बस एक मोल ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू ना हमेशा 1 ग्राम के बराबर आती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। मतलब 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कितने के बराबर होता है, 16 ग्राम के बराबर। तो 1 मोल, अगर मैंने यहाँ बोला कि 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मास के टर्म में नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना मास रिएक्ट कर रहा होगा, खुद सोचो। 1 मोल
नाइट्रोजन मतलब उसी का क्या कर दो, उसी का मॉलिक्यूलर मास ले लो और बस उसके आगे ग्राम लगा दो, ठीक है। देखो ना यहाँ पे भी 1 मोल एटम ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना आ रहा था, 16 ग्राम। और 16 ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास ही तो होता है। तो किसी का भी आए 1 मोल का मास, तो क्या करो, एटम है तो एटॉमिक मास लिख दो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिख दो, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ बोला कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल अगर सिंगल नाइट्रोजन होता तो हम बोल देते 14 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 28 ग्राम लिख दो। 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा, 28 ग्राम। अब यहाँ 3 मोल कर रहे हैं रिएक्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन अकेले का मास कितना होता है, 1, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हो गए। तो 2 एटम्स और यहाँ 3 मोल्स है, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम आ जाएगा, समझ आया। अब यहाँ अमोनिया का मास लिखना है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अमोनिया का क्या निकालो, तुम अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो और उस मॉलिक्यूलर मास में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वो 2 मोल अमोनिया का मास होगा, समझ आया। तो हम कैसे मोल से मास में आ सकते, ये चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझ आया। तो यहाँ पे हम मास के रिस्पेक्ट में भी तो किसी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, पहले मोल के रिस्पेक्ट में तुमने बात की, अब तुम मास के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते हो, तो तुम यहाँ क्या बोलोगे, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6.048 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि वो 34.068 ग्राम ऑफ अमोनिया बना सके या बनाता है, समझ आया। तो तुमने क्या किया, मास के टर्म में भी बात की ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा यार। अब हम चौथा, हमें केमिकल इक्वेशन से ना रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में भी पता चलता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अब कैसे, देखो मैंने बता रखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही वॉल्यूम होगा एक पर्टिकुलर गैस का, और वॉल्यूम की बात हम तभी करेंगे जब गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसके मोल्स कितने थे, 1, तो इसका वॉल्यूम भी हम कितना लेके चलेंगे, 1 लीटर। यहाँ पे इसके मोल्स कितने हैं, 3, तो वॉल्यूम कितना लोगे, 3 लीटर। यहाँ पे क्या होगा, मोल्स कितने, 2, तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ अमोनिया। लेकिन ये ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो हम इसको सही कैसे करेंगे, देखो कैसे। मैंने तुम लोग को एक स्टेटमेंट बताया था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस is always equals to 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कितना मोल देख रहे हैं, 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी गैस का हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर लिख दो। लेकिन यहाँ इसके 3 मोल है, तो 1 मोल अगर 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो 3 मोल कितना करेगा, 3 × 22.4 कर दो। फिर देखो 1 मोल अमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो यहाँ कितने मोल है, 2, तो 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इतना आ जाएगा। तो अब ज़्यादा बेटर है, हम ऐसे बोलेंगे 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ताकि वो कितना लीटर ऑफ अमोनिया बना सके, 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया बना सके। आई होप ये क्लियर होगा। मतलब ये चीज़ें अगर समझ लेते हो तो क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने इन बातों को समझा दिया है। जस्ट इस वीडियो के बाद ही तुरंत न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल जब करोगे, सच बता रही हूँ, जो चीज़ यहाँ पढ़ी है उसका एप्लीकेशन होगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो हमने इतनी सारी कहानी कथा पढ़ी है बेटा, इसका कहानी कथा का लेके अचार थोड़ा डालेंगे, हम इसके कैलकुलेशंस करेंगे। और वो कैलकुलेशंस कौन से होंगे, इंटर कन्वर्जन्स, मतलब मास रिलेशनशिप पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। मतलब हमें किसी एक का मास दे देंगे किसी एक केमिकल इक्वेशन में, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का मास पूछ लेंगे। फिर कभी क्या होगा कि एक का मास दे देंगे और मास वॉल्यूम में क्या होगा, एक का मास देंगे दूसरे का वॉल्यूम पूछ लेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में जैसे यहाँ बताया था यही चीज़ यूज होगा, एक का वॉल्यूम दे देंगे दूसरे का वॉल्यूम पूछ लेंगे। तो यही चीज़ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।